ऑर्थोगोनल सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे तो वेक्टर में है ही, 3D जब पढ़िएगा तो ये सब है। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर वेक्टर अच्छे से आप सीख जाते हैं, वेक्टर का क्वेश्चन अच्छे से बन जाता है तो 3D में ज़्यादा कुछ नहीं बचता, यानी कि मैक्सिमम वेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको 3D में काम आएगा। तो देखते हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। पहले कॉन्सेप्ट अच्छे तरह से देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी देखेंगे। और देखेंगे क्वेश्चन की एक बार में क्या होगा कि एक दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन बनने लगेगा। तो पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए क्या है ऑर्थोगोनल सिस्टम। तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस OX, OY and OZ is called rectangular or Cartesian coordinate system in 3-dimensional geometry। यहाँ पे थोड़ा मिटाते हैं इसको, और फिगर आपके अभी हौच पौच लग रहा होगा, बाद में इसको देखेंगे। हाँ, यहाँ पे देखो OX, OY और OZ जो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब देखो OX है ये वाला, OY है, और OZ कहाँ है, तो OZ जो है ऐसे है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है। OX, OY, OZ जो है परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है। अब बोर्ड से बाहर ऐसे लाइन तो दिखा नहीं सकते, बोर्ड 2D है, 3D का फिगर देख रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे बनाना। मतलब ऐसे थोड़ी बना सकते हैं, एक लाइन ऐसे खींच के दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते। इसलिए क्या किए कि जेड एक्सिस को हम थोड़ा ऐसे दिखा दिए। तो समझ जाइए कि OX, OY और OZ तीनों परपेंडिकुलर है, और OZ जो है कुछ बाहर की तरफ ऐसे है। ठीक है, अब मतलब OX, OY और OZ तीनों हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जरूरी ये भी नहीं कि X यहीं रहे, Y यहीं रहे, Z बाहर रहे, कोई दिक्कत नहीं। X बाहर हो सकता है, Y यहाँ, Z यहाँ चला जा सकता है, मतलब कि X, Y, Z कहीं पे भी जा सकता है। यानी OX, OY और OZ, OX यहाँ हो सकता है, OY यहाँ, OZ यहाँ, या OZ यहाँ, OY यहाँ, OX यहाँ। ठीक है, कहीं भी कोई जा सकता है, बस तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ क्लियर हो गया होगा कि OX, OY और OZ जो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या ऑर्थोगोनल सिस्टम इन 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री। फिर एंड आई कैप, जे कैप एंड के कैप रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या है, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप जो है एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किधर, एक्स एक्सिस के एलोंग। जे कैप जो है वो वाई एक्सिस के एलोंग एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और के कैप जो है वो जेड एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यूनिट वेक्टर क्या है आपको मालूम है, ठीक है। तो आई कैप, और आप लोग जानते भी होंगे, फिजिक्स में पढ़े हैं तो, कि आई कैप क्या होता है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। जे कैप क्या है, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। और के कैप क्या है, जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। ठीक है, एंड अल्फा, बीटा, गामा आर एंगल मेड बाय वेक्टर ओपी विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या किए कि एक वेक्टर ओपी ले लिए, एक वेक्टर ओपी लिए, तो अल्फा क्या है, तो यह वेक्टर एपी ओपी जो है एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है। बीटा जो है यह वेक्टर ओपी वाई एक्सिस से लॉन्ग बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है कितना, गामा। तो यही यहाँ पे लिख रहे हैं कि अल्फा, बीटा, गामा आर एंगल मेड बाय वेक्टर ओपी विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यानी वेक्टर ओपी एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाया, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाया, जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाया। ठीक है, एक बार फिर से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप, और जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप। यहाँ पे एक वेक्टर ओपी लिए जिसको वेक्टर ए बोल दे रहे हैं, और यह वेक्टर ए एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बनाया, वाई एक्सिस से बीटा बनाया, जेड एक्सिस से गामा बनाया। देन वेक्टर ओपी,
अब वेक्टर ओपी लिखना है तो वेक्टर ओपी या वेक्टर ए, दोनों तो वेक्टर ओपी को ही वेक्टर ए बोल रहे हैं, तो वेक्टर ओपी या वेक्टर ए किसके बराबर होगा? तो ध्यान से देखो, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। अब आई जे के तो आपको मालूम है अभी, लेकिन ए एक्स ए वाई और ए जेड नया चीज जो आ रहा है वो क्या है? तो वेयर ए एक्स ए वाई एंड ए जेड आर एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए रिस्पेक्टिवली, जहां पे ए एक्स जो है वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है, ए वाई वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है, और ए जेड वेक्टर ए का जेड कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। ओ मान लो एक्स, यहाँ पे पी है, तो इस ओपी का कंपोनेंट, ओपी का कंपोनेंट हमें एक से इस पे ओ एक्स पे निकालना है, तो कोई बात नहीं। अगर इसका मतलब कि प्रतिबिंब यानी छाया इमेज अगर बनाए तो किधर बनेगा? ऐसे बनेगा। ऐसे बनाने के लिए क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डालेंगे। तो ये वाला जो आया, ये वाला यहां से यहां तक, यही क्या होगा? इस ओपी का इस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट होगा, जिसको अगर मान लो एक्स एक्सिस है तो यह एक्स कंपोनेंट, जिसको एक्स बोल रहे हैं, तो ठीक है। ओपी ओपी एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट होगा, इस ओपी का इस पे कंपोनेंट क्या हुआ? ए वाला। अगर मान लो इधर ए वाई होता तो इधर कंपोनेंट क्या होता है? तो ऐसे मिलाते तो ये वाला होता। अब ये वाला इस लाइन पे इस ओपी का एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट है, वाई एक्सिस पे ये वाला कंपोनेंट होगा जिसको ए वाई बोल रहे हैं। उसी तरह जेड एक्सिस पे कंपोनेंट आएगा। तो कंपोनेंट का मतलब आप समझ गए हैं कि कंपोनेंट क्या होता है। तो कंपोनेंट निकालना है तो परपेंडिकुलर डालेंगे, तो परपेंडिकुलर डाले, जहां पे मिला तो ये वाला एक्स कंपोनेंट, उसी तरह यहाँ परपेंडिकुलर डाले ये वाला वाई कंपोनेंट। अब जेड कंपोनेंट कैसे निकालेंगे तो देखेंगे आगे, हम प्रूफ देखेंगे सबका। तो खैर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट समझ में आ गया कि होता क्या है, कंपोनेंट क्या है ये भी समझ में आ गया। तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वेक्टर ए जो होगा वो किसके बराबर होगा? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। जहां पे ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है? तो वह वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट है। ए एक्स एक्स कंपोनेंट, ए वाई वाई कंपोनेंट और ए जेड जेड कंपोनेंट है। और एंड ए एक्स ए वाई ए जेड में भी पॉजिटिव और निगेटिव। ए एक्स ए वाई और ए जेड जो होगा वो पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बन रहा है या निगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाएगा तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव जाएगा तो निगेटिव होगा। जैसे मान लो कि कहीं पे आपको लिख दिया गया कि वेक्टर ए इक्वल टू है 2y प्लस 3j माइनस 5k, इतना लिखा हुआ है। तो आप इससे क्या समझते हैं कि यह एक वेक्टर है जो 3 डायमेंशन यानी स्पेस में वेक्टर दिया गया है। यहाँ पे यहाँ आई का जो कोफिशिएंट होता है वो एक्स कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है उस वेक्टर का, वाई का कोफिशिएंट वाई कंपोनेंट, जे का कोफिशिएंट, और के का कोफिशिएंट क्या करता है? जेड कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लो ये वेक्टर आपको दे दिया गया, तो इस वेक्टर को देख के ही हम बता सकते हैं। अगर पूछे हमें कि इस वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट क्या है तो हम बोलेंगे 2, वाई कंपोनेंट क्या है 3, जेड कंपोनेंट क्या है -5। ठीक है। तो कभी भी अगर कोई वेक्टर स्पेस में लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं? तो जो भी कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट के साथ आई मल्टीप्लाई करके, वाई कंपोनेंट के साथ जे मल्टीप्लाई करके और जेड कंपोनेंट के साथ के मल्टीप्लाई करके उन सब के बीच में प्लस साइन लगा दो और वही लिखा जाएगा वो वेक्टर। तो उम्मीद करते हैं वाला समझ में आया होगा। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसको भी ध्यान में रखना है कि कभी भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट अंडर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। जैसे यहीं पे इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखना होता है तो कितना हो जाता है? रूट अंडर 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 25, जो भी आएगा वही इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग क्या देखें? अभी तक यही देखें कि अभी जो है कि 3D में यानी 3 डायमेंशन में क्या होता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आता है। तीनों क्या होता है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग
आई वेक्टर, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे, जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर के लेते हैं। और अगर कोई वेक्टर ए लिखना है, वेक्टर ओपी, यहाँ पे वेक्टर ओपी है, तो वेक्टर ओपी अगर लिखना है तो कैसे लिखा जाता है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, जहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जे क्या है, तो ए जेड क्या है, तो उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट है। अभी इन सभी का प्रूफ देखेंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लग रहा होगा कि ये सब क्या आप बता रहे हैं, लेकिन ध्यान से बस देखते जाओ ये वीडियो को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। और इसी में आपको डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, जो वेक्टर में तो इंपॉर्टेंट है ही, 3D में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका यूज 3D में भी बहुत ज्यादा है। तो ध्यान से बस देखते जाओ, देख लो एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या किए कि यहां से पहले तो ये समझो कि वाला जो, जैसे यहाँ पे जेड एक्सिस बाहर है, जेड एक्सिस बाहर है, तो इस प्लेन को क्या बोला जाएगा, तो एक्स जेड प्लेन। इस प्लेन को क्या बोला जाएगा, तो इसमें एक्स वाई आ रहा है तो एक्स वाई प्लेन। और इस प्लेन को क्या बोला जाएगा, तो वाई और जेड है तो वाई जेड प्लेन। ठीक है, ये प्लेन कैसा प्लेन है, जेड एक्सिस अगर बाहर है तो ये वाला प्लेन है एक्स जेड प्लेन, ये वाला प्लेन है एक्स वाई प्लेन, और ये वाला प्लेन है वाई जेड प्लेन। यहाँ 3D में देख रहे हैं थोड़ा सा, तो क्या करना होगा, थोड़ा सा खुद से सोचना पड़ेगा। तो खुद से सोचना क्या मतलब कि पूरा तो दिखा नहीं सकते, 3D है तो दिखा नहीं सकते, तो यही समझो कि ऐसे अगर बाहर है तो ये आपको एक प्लेन दिख रहा है ये वाला, तो यह कैसा प्लेन होगा, एक्स जेड प्लेन, क्योंकि जेड एक्सिस है एक्स एक्सिस है। और एक प्लेन तो बोर्ड में आपको दिख ही रहा है ये वाला, तो यह है एक्स वाई प्लेन। और एक प्लेन इधर भी दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला एक प्लेन दिख रहा है, तो यह कैसा प्लेन कहलाएगा, तो ये वाला प्लेन हो जाएगा वाई और जेड है तो वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए कि कंपोनेंट निकालने का एक तरीका ऐसे भी है कि एक तो एक्स कंपोनेंट निकालना है तो पी से परपेंडिकुलर डाले, तो यहाँ पे जो गिरा तो ये वाला होगा एक्स कंपोनेंट। दूसरा तरीका ये भी है कि क्या किए हम कि यहां से P, अब वेक्टर ओपी है कैसे, तो इसको भी समझ लो। देखो जेड एक्सिस ऐसे है, ठीक है, तो वेक्टर ओपी जो है ऐसे है, कुछ बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है, यानी कि वेक्टर ओपी, P कहीं यहाँ है बाहर है, ठीक है, तो P अगर यहाँ है, समझ में आ रहा है, P बोर्ड में ऐसे नहीं सटा हुआ है, P जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, तो O यहाँ है, P कहीं यहाँ पे बाहर है, तो इस P से हम क्या किए, परपेंडिकुलर डाले, कहाँ पे, तो इस एक्स जेड प्लेन में। तो P से परपेंडिकुलर डाले एक्स जेड प्लेन में, और इस परपेंडिकुलर जहां पे भी गिरा, मान लो R पे गिरा, तो इस R से हम एक्स एक्सिस को मिला दिए, R से हम जेड एक्सिस को मिला दिए। तो R से जब एक्स एक्सिस को मिलाएंगे तो जहां पे मिलेगा यहां तक कहलाएगा एक्स कंपोनेंट, और इसी तरह R को यहां से मिलाएंगे तो ये वाला कहलाएगा जेड कंपोनेंट। ठीक है, ये भी एक तरीका है निकालने का। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं कि P से क्या किए कि हम परपेंडिकुलर डालें R, R पे जाके परपेंडिकुलर गिरा, यह R है कहाँ, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू एक्स जेड प्लेन, यह R एक्स जेड प्लेन में है, बोर्ड पे नहीं है, एक्स जेड प्लेन में है। तो यहाँ पे ये वाला प्लेन है ना, P यहाँ है, ठीक है, P यहाँ है, तो P से परपेंडिकुलर डाले तो एक्स जेड प्लेन में कहाँ गिरा, R पे गिरा। अब R से यहाँ R पे गिरा, क्लियर है। तो अब क्या किए कि चलो अलग अलग देख रहे हैं, ये वाला ओ एक्स और ये वाला ओ जेड बाहर, तो अलग अलग दिख रहे हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। ओ जेड, ये वाला ओ एक्स बाहर किए, ओ एक्स ओ जेड, और आर इसी एक्स जेड प्लेन में कहीं है। अब क्या किए कि यहां से आर से इसको मिला दिए परपेंडिकुलर, तो ये वाला जो होगा ए वाला, यह कहलाएगा ए एक्स, यानी एक्स कंपोनेंट। किसका एक्स कंपोनेंट, इसी वेक्टर ओपी का एक्स कंपोनेंट। और ये वाला कहलाएगा ए जेड, यानी जेड कंपोनेंट। अब इसको इससे मिला दिए, ये वाला तो ओ आर हो जाएगा। अगर ये एक्स है तो ये वाला भी एक्स ही होगा। तो आपको मालूम है कि एक तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, तो ओ आर अगर निकालना चाहे तो ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस से रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर
ax² प्लस az², ठीक है, ax² प्लस क्या हो जाएगा az²। अब क्या किए कि फिर देखो फिगर, यहाँ पे आर यहाँ पे है एग्जैक्ट प्लेन में, तो यहाँ से ओ आर लिए और ओ वाई लिए, केवल कौन कौन ले रहे हैं ओ आर और ये वाला ओ वाई। तो देखो ओ आर और ओ वाई, और वेक्टर ओपी जो होगा पी है, तो वेक्टर ओपी यानी यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालोगे तो आर पे ही जाके गिरेगा, पी से परपेंडिकुलर डालोगे तो आर पे ही जाके गिरेगा, और यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर डालें तो जहाँ पे भी गिरा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा यह ए वाई होगा, वाई कंपोनेंट, ये भी बताए थे, इससे परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये वाला वाई कंपोनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ओपी निकाले तो ओपी, तो यहाँ पे देखो ए वाला ओ आर है, ए वाला ए वाई है, तो ए वाला भी ए वाई ही होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो परपेंडिकुलर है, तो ओपी कितना हो जाएगा √अंडर ओ आर स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है, ओ आर स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी ओपी इक्वल टू ओ आर स्क्वायर, तो ओ आर है √अंडर एक्स स्क्वायर az², तो ओ आर स्क्वायर ले रहे हैं तो रूट तो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ax² प्लस az², ओ आर स्क्वायर की जगह और ए वाई की जगह पे ए वाई स्क्वायर ही, यानी यहाँ से क्या आ गया ऊपर दिखा दे रहे हैं, तो ओपी 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 एक तरह से है क्या, तो ओपी इक्वल टू क्या आ गया, चलो लिख लो ax² प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस az², यानी ओपी क्या है, तो ओपी जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया ax² प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस az², हेंस प्रूफ, यह प्रूफ हो गया कि किसी वेक्टर ए अगर ax आई प्लस ए वाई जे प्लस az के दिया गया है तो उस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होता है ax² प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस az², ठीक है। अब आगे देखो क्या किए, यहाँ पे OX ए वाला है, OY ए वाला है, OP, ठीक है, एक्स एक्सिस से OP एंगल कितना बना है अल्फा, चलो परपेंडिकुलर डाले P से, तो P से परपेंडिकुलर डाले तो ये वाला तो AX ही होगा, X कंपोनेंट ही होगा, ठीक है। तो इसमें अगर कॉस अल्फा निकाले तो कॉस अल्फा, कॉस क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये वाला तो ए बोल सकते हैं ओपी है, तो यहाँ ओ से पी तक के बीच का डिस्टेंस ए मतलब क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो कॉस अल्फा, अब अल्फा के लिए बेस क्या है एक्स और हाइपोटेनस क्या है, तो यह 90 है, तो ये वाला हाइपोटेनस होगा ए, तो कॉस अल्फा को हम एक्स बाई ए लिख सकते हैं, जहां अल्फा क्या है तो ओपी एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है। चलो फिर देखो ओ वाई एक्स ए पी है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है तो बीटा, अब यहां से यहां परपेंडिकुलर डाले तो ये वाला यहां से यहां तक क्या हो जाएगा ए वाई वाई कंपोनेंट, तो यहाँ पे अगर हम कॉस बीटा निकाले तो कॉस बीटा बेस बेस ए वाला बेस कितना ए वाई बाई हाइपोटेनस ए, तो ए वाई बाई ए, ज्यादा ऊपर नहीं ना लिख दिया, दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलो एक और, यहाँ पे ओ एक्स और चलो ओ जेड ले लिए, और यह वेक्टर ओपी है, वेक्टर ओपी यानी ए है, और जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है गामा बना रहा है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए तो ये वाला होगा ए जेड, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा ए जेड होगा यानी जेड कंपोनेंट, और यहाँ पे कॉस गामा अगर हम निकालें तो कॉस गामा बेस बेस यानी ए जेड बाई हाइपोटेनस, या 90 है तो हाइपोटेनस ए, क्लियर है। तो यहाँ पे अलग अलग दिखाए हैं, एक बार दिखाएंगे तो बहुत ज्यादा पहुंच हो जाएगा, इसीलिए अलग अलग दिखाएं। क्या किए एक बार ये वाला और ये वाला लिए और ओपी वेक्टर लिए और ये वाला एंगल पर देखे कॉस अल्फा क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर गया है तो ये वाला तो एक्स कंपोनेंट होगा ना,
तो कॉस अल्फा एक्स बाई ए, कॉस बीटा ए वाई बाई ए और कॉस गामा ए जेड बाई ए। यह ध्यान में रखिए कि कहीं पे भी कॉस अल्फा लिखना हो तो एक्स बाई ए लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे कॉस बीटा इतना, कॉस गामा इतना। अब नोटेबल पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेक्टर और 3D में छाया हुआ है सब। देखो यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर ए। अब वेक्टर ए कितना है तो आपको तो मालूम है कि वेक्टर ए जो है वो बराबर है AXI प्लस AYJ प्लस AZ के, यही है वेक्टर ए। तो वेक्टर ए के एलोंग यूनिट वेक्टर अभी हम निकाल रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर ए इज ए कैप क्या होगा, तो ये बताए थे कि यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो वेक्टर ए में उसके मैग्नीट्यूड ए से डिवाइड किया, अलग अलग किया, तो AX बाई ए आई, AY बाई ए जे, AZ बाई ए के। अब AX बाई ए को कॉस अल्फा, AY बाई ए को कॉस बीटा और AZ बाई ए को कॉस गामा। तो AZ बाई ए को कॉस गामा, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर ए कितना आ गया, कॉस अल्फा आई, कॉस बीटा जे, कॉस गामा के। ये जो कॉस अल्फा है उसको हम L लिख दे रहे हैं, कॉस बीटा को M लिख रहे हैं, कॉस गामा को N लिख रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर ए कितना होगा, LI प्लस MJ प्लस N के। कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। ये वाला ध्यान में रखिए कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। दैट मीन्स डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन को LMN, और यह किसके बराबर होगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। जब भी डायरेक्शन कोसाइन लिखते हैं ना, तो डायरेक्शन कोसाइन लिखते हैं तो इस तरह के ब्रैकेट में रख देते हैं, कॉमा देकर लिखते हैं। यहाँ पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन होगा। कॉस अल्फा को L लिख रहे हैं, कॉस बीटा को M लिख रहे हैं, कॉस गामा को N लिख रहे हैं। तो यहाँ पे LMN कहीं पे भी हम लिखें कि LMN, तो LMN क्या है, वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, हमेशा कॉस नहीं लिखना पड़े, इसलिए हम क्या किए, LM और N से रेफर किए हैं। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर का जो I, J और K का कोफिशिएंट होता है, यानी कि यूनिट वेक्टर का जो X, Y और Z कंपोनेंट होता है, वही उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन होता है। जैसे यहाँ पे देखें कि यूनिट वेक्टर A इतना आया, तो यूनिट वेक्टर A का जो X कंपोनेंट कॉस अल्फा, Y कंपोनेंट कॉस बीटा और Z कंपोनेंट कॉस गामा आया, यही क्या आया, तो वेक्टर A का डायरेक्शन कोसाइन आया। तो यहाँ से दो बात आपको दिख रहा है। पहला नंबर क्या, कि अगर किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन अगर हमें चाहिए तो उस वेक्टर का क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। अब यूनिट वेक्टर निकालना बहुत आसान है। क्या करेंगे, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो अगर वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो हमें यूनिट वेक्टर मिल गया। अब जब यूनिट वेक्टर मिल गया तो यूनिट वेक्टर का जो X, Y और Z कंपोनेंट होगा, X कंपोनेंट मतलब I का कोफिशिएंट, Y कंपोनेंट यानी Z का कोफिशिएंट, और Z कंपोनेंट मतलब कि K का कोफिशिएंट जो होगा वही होगा उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। ये तो पहला बात। दूसरा बात कि अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन हमें मालूम है, ठीक है, किसी वेक्टर का अगर डायरेक्शन कोसाइन मालूम है और डायरेक्शन कोसाइन में फर्स्ट वाले में I, J और K मल्टीप्लाई करके, मतलब कि अगर डायरेक्शन कोसाइन मालूम है, मान लो कि डायरेक्शन कोसाइन मिल गया हमें LMN किसी वेक्टर का, तो उस वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर लिखना है तो डायरेक्ट लिख देंगे LI MJ प्लस NK। मतलब अगर डायरेक्ट किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन मालूम है LMN, तो LI MJ प्लस NK उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। या किसी वेक्टर का वेक्टर मालूम है तो उसके यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन कोसाइन ला सकते हैं। दोनों तरफ से बात कर रहे हैं लोग, वेक्टर से यूनिट वेक्टर लाएंगे, यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। या अगर डायरेक्शन कोसाइन मालूम है किसी वेक्टर का, यानी उसका यूनिट वेक्टर हमें मालूम है,
क्यों? डायरेक्शन कोसाइन मालूम है एल एम एन, तो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के क्या हो जाएगा, उस वेक्टर के एलोंग यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, सब क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा सोचने वाला है ये सब क्लियर हो गया तो आज आगे ज्यादा दिक्कत नहीं है। डेट मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। क्या बोला गया कि एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, किसी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर का जो एक्स वाई और जेड कंपोनेंट होगा वह क्या कहलाएगा, उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, फिर अगला पॉइंट, इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए आर एल एम एन then unit vector along vector A will be। क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी वेक्टर ए का हमें डायरेक्शन को साइन मालूम है तो उस वेक्टर के along यूनिट वेक्टर ए कैप कितना होगा, तो सिंपल एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, फिर आपको मालूम है कि कोई भी अगर वेक्टर लिखते हैं तो वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर वेक्टर ए लिखना है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड में क्या करेंगे, वेक्टर ए का डायरेक्शन मल्टीप्लाई करेंगे। वेक्टर ए का डायरेक्शन क्या होगा, तो वेक्टर ए का डायरेक्शन कहने का मतलब उसके एलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, डायरेक्शन करने का मतलब उसके एलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि कोई वेक्टर अगर निकालना है तो उसके मैग्नीट्यूड में उसका क्या करो, डायरेक्शन मल्टीप्लाई करो। डायरेक्शन मतलब उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करो। फिर नेक्स्ट याद रखना है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होगा, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम 1 के बराबर होता है। कैसे, तो प्रूफ देख लो, एल एच एस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल कितना है, तो एल को लिख सकते हैं कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, एम कॉस स्क्वायर बीटा, एन कॉस स्क्वायर गामा। कॉस अल्फा तो यहां से देख लो, कॉस अल्फा ए एक्स बाई ए है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ ए जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, तो एल एच एस में ए स्क्वायर तो एलसीएम है, तो ऊपर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। कैसे, तो देखो वेक्टर ए अगर इतना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना होता है, तो रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होगा। तो ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर का रूट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होगा, तो रूट नहीं है मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर कैंसिल होकर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर पॉइंट ध्यान में रखना है, फिर ध्यान में रखना है कि -1 से लेकर एल एम और एन का जो वैल्यू होगा वो 1 के बीच में होगा। ठीक है, यानी डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहेगा, इससे फालतू नहीं हो सकता। यानी -1 से लेकर एल यानी कॉस अल्फा, एम यानी कॉस बीटा, एन यानी कॉस गामा का वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि कॉस का वैल्यू कभी भी -1 और 1 के बीच में ही आता है। तो यहाँ पे अब क्या क्या अभी देखें कि अब अगर कोई वेक्टर ए
एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, पूरा चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा उसका डायरेक्शन कोसाइन होगा। यानी डायरेक्शन कोसाइन ऐसे भी ला सकते हैं, एंगल मालूम है एक्सिस के साथ तो भी डायरेक्शन कोसाइन आ सकता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा कि अगर हमें वेक्टर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये सब नहीं मालूम है, लेकिन हमें वेक्टर मालूम है तो भी उसका डायरेक्शन कोसाइन ला सकते हैं। वेक्टर मालूम है तो उसका यूनिट वेक्टर लाएंगे और जो यूनिट वेक्टर का जो एक्स वाई जेड का कंपोनेंट होगा वह हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है। तीसरा, अगर डायरेक्शन कोसाइन मालूम है तो यूनिट वेक्टर ला सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन मालूम है तो यूनिट वेक्टर ला सकते हैं। चौथा पॉइंट यह ध्यान में रखना है कि अगर कोई वेक्टर लाना है तो उसके मैग्नीट्यूड में उसका डायरेक्शन मल्टीप्लाई करेंगे, उसका डायरेक्शन यानी उसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगला क्या ध्यान में रखना है कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। फिर क्या ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन कोसाइन कभी भी -1 और 1 के बीच में होगा, इससे फालतू बाहर नहीं हो सकता। छापिए इतना। कुछ क्वेश्चन करते हैं। करें विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। 4 ऑप्शन दिया गया है और कह रहा है कि इनमें से कौन जो है किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम लोग क्या देखे थे कि डायरेक्शन कोसाइन -1 और 1 के बीच में होगा पहला, और स्क्वायर का सम यानी डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम 1 होगा। तो जो भी चारों ऑप्शन में से इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब -1 और 1 के बीच में भी होना चाहिए और स्क्वायर का सम 1 भी होना चाहिए। अगर ये हो गया तब वो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा वेक्टर का। तो आपके अनुसार तो देख ही सकते हो सी और डी तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ -3 है और -1 और 1 के बीच में ही होता है। सी और डी तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। अब बचा कौन? ए और बी। ए और बी में क्या है कि सभी -1 और 1 के बीच में ही है। तो यहाँ चेक करना होगा। यहाँ तो पहला कंडीशन, ये तो पहले कंडीशन पे फंस गया सी और डी। क्यों? क्योंकि -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, जो है नहीं। यहाँ 2 हो गया, यहाँ -3 हो गया, बाकी है उससे कोई मतलब नहीं। एक भी अगर -1 और 1 से बाहर चला गया तो डायरेक्शन कोसाइन तो हो ही नहीं सकता। तो सी और डी तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। बचा कौन? ए और बी। तो ए और बी पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पहला कंडीशन यानी -1 और 1 के बीच में है सब। तो चलो चेक कर लेते हैं दूसरा कंडीशन। ए को चेक करते हैं क्या होता है। तीनों का स्क्वायर 1 होना चाहिए। आप देखे थे ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होना चाहिए। और फिर देखे थे कि -1 से लेकर एल एम एन का वैल्यू किसके बीच में? 1 के बीच में होता है। तो ये दोनों तो ये वाला को सेटिस्फाई कर गया। ये वाला करके देखते हैं कौन सा होगा। तो स्क्वायर करके ऐड करो तो 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर -1/√2 का स्क्वायर। तो 1/4 यहाँ हो जाएगा 1/2। 4 एलसीएम होगा 1 + 1 + 2 यानी कि 4/4 कितना आ जाएगा? 1। मतलब पहला सेटिस्फाई दोनों को कर गया, यानी स्क्वायर का सम भी 1 हो गया, -1 और 1 के बीच में है, यानी पहला वाला डायरेक्शन कोसाइन होगा। बी भी नहीं होगा, देखना स्क्वायर का सम क्या होगा, इसका 1 नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, वेक्टर ए इतना दिया गया तो कह रहा है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए दिया गया है तो यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालो। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कितना? 9 10 14 √14। तो यूनिट वेक्टर ए लॉन्ग वेक्टर ए कितना होगा? तो वेक्टर ए में उसके मैग्नीट्यूड से क्या करो? डिवाइड करो। तो डिवाइड कर दो, क्या है? 2y + 3j + k बाई √14, यानी यूनिट वेक्टर ए लॉन्ग ए कितना होगा? 2/√14i + 3/√14j + 1/√14k, इतना आ गया। तो अब क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए
एज। डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा? तो ये आप जानते हैं कि किसी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर का एक्स वाई और जेड कंपोनेंट होता है वही क्या होता है, उसका डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन 2/√14, 3/√14 और 1/√14 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट, if a vector has magnitude 4 unit and direction cosine of vector is this, find the vector। डायरेक्शन कोसाइन इतना दिया गया है, ब्रैकेट में नहीं है, चलो ब्रैकेट में ले लिए। डायरेक्शन कोसाइन उतना है तो हमें वो वेक्टर चाहिए। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है, उसका डायरेक्शन कोसाइन मालूम है। डायरेक्शन कोसाइन मालूम है मतलब कि उसके अलावा यूनिट वेक्टर मालूम है। तो चलो यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर, वेक्टर के एलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन मालूम है तो उसके एलोंग यूनिट वेक्टर हमें मालूम है। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? 1/3i प्लस -1/3j प्लस √7/3k। ठीक है, तो यह क्या मिल गया हमें? तो हमें उस वेक्टर के एलोंग यूनिट वेक्टर मिल गया। तो हमें तो क्या चाहिए? तो हमें वेक्टर चाहिए। तो वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड है कितना वेक्टर का? तो मैग्नीट्यूड 4 है। डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन करने का मतलब उसके अलोंग यूनिट वेक्टर, और उसके अलोंग यूनिट वेक्टर कितना मालूम है? 1/3i -1/3j प्लस √7/3k। यानी कितना हो जाएगा? यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो 4/3i प्लस -4/3j प्लस √7/3k। यही हो गया, वो वेक्टर मिल गया। क्लियर है? छापो, बहुत आसान था। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को साइन दे दिया, डायरेक्शन को साइन दे दिया मतलब यूनिट वेक्टर हमें मिल गया। तो यूनिट वेक्टर मिल गया तो मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिए उसके अलावा का, तो वेक्टर मिल गया। छापिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इफ ए वेक्टर ए इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मतलब कह रहा है कि कोई एक वेक्टर एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 5 यूनिट्स, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 5 यूनिट्स है। देन फाइंड एंगल मेड विथ जेड एक्सिस। तो कह रहा है कि बताइए जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगा ये वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा उसका, और वेक्टर ए क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो क्या बोला कि कोई एक वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से 60 डिग्री, वाई एक्सिस से 45 डिग्री, एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा, वाई एक्सिस से एंगल बीटा और जेड एक्सिस से एंगल गामा हम लोग बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा कितना बना रहा है? तो 60 डिग्री। वाई एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है? 45 डिग्री। जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा ये हमें चाहिए। ठीक है, तो जेड एक्सिस से अगर जेड एक्सिस से जो एंगल बनाएगा अगर वो हमें मिल गया तो पहला तो आंसर मिल जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन भी मिल जाएगा। जस्ट इससे पहले हम लोग देखे थे कि अगर कोई वेक्टर एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो उसमें कॉस यूज कर लें, यानी एक्स से अल्फा, वाई से बीटा और जेड से गामा बना रहा है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा उसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। ये देखे थे पूरा एक्सप्लेन जब कर रहे थे उसी समय। तो गामा मिल गया मतलब डायरेक्शन कोसाइन भी मिल जाएगा। अब डायरेक्शन कोसाइन मिल गया तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, और यूनिट वेक्टर मिल गया और मैग्नीट्यूड मालूम है तो वेक्टर मिल गया। तो क्या करें, मतलब मेन काम फंसा हुआ है क्या कि गामा किसी तरह निकल जाए। अब गामा निकालने के लिए आपको मालूम है कि कॉस ए स्क्वायर अल्फा, कॉस ए स्क्वायर बीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर गामा 1 होता है। कैसे? डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम 1 होता है, तो मालूम है ना। तो अल्फा एक्स एक्सिस से, बीटा वाई एक्सिस से, गामा जेड एक्सिस से बना रहा है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन होगा तो उसका स्क्वायर का सम 1 हो जाएगा। यहाँ से कॉस अल्फा यानी कॉस 60 डिग्री, यानी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? तो 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। cos 45 1/√2 होता है तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1
यानी यहाँ से कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होगा, तो 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 4 एलसीएम होगा तो यहाँ 4 माइनस 1 माइनस 2 यानी कितना 1/4। तो कॉस स्क्वायर गामा 1/4, तो कॉस गामा कितना होगा, तो प्लस माइनस 1/2, यानी कॉस गामा का वैल्यू 1/2 भी हो सकता है या कॉस गामा का वैल्यू माइनस 1/2 भी हो सकता है। तो कॉस गामा 1/2 किस कॉस का वैल्यू, तो 60 डिग्री। कॉस गामा माइनस 1/2 किस कॉस का वैल्यू, तो चलो इसको कॉस 60 लिख दिए और माइनस तो माइनस 1/2 को कॉस 60 और इसको क्या किए सेकेंड क्वाड्रेंट में ले गए। तो कॉस कितना 180 माइनस 60, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कॉस निगेटिव होगा तो इस माइनस को हटाने के लिए कॉस 180 माइनस 60 यानी क्या किए कॉस 120 कर लिए। तो यहाँ से कॉस गामा कॉस 60 के बराबर होगा तो गामा 60 डिग्री होगा, और अगर कॉस गामा कॉस 120 के बराबर होगा तो गामा 120 डिग्री होगा। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि यह वेक्टर जेड एक्सिस से एंगल जो है 60 डिग्री एंगल बनाएगा या 120 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का हो गया। सेकेंड नंबर हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। ये क्या होगा, तो डायरेक्शन कोसाइन होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। कॉस अल्फा कितना है, तो कॉस 60 डिग्री, बीटा कॉस 45 डिग्री और कॉस गामा, अब गामा तो दो है 60 भी है 120 भी है, तो चलो एक बार 60 ले लिए और एक बार 120 के लिए, तो कॉस 60 कॉस 45 कॉस 120, ठीक है। गामा का तो दो वैल्यू है ना, तो एक बार 60 के लिए एक बार 120 के लिए, तो कॉस 60 1/2 1/√2 1/2 या यहाँ से क्या होगा 1/2 1/√2 माइनस 1/2। तो डायरेक्शन कोसाइन ये वाला होगा या ये वाला होगा। थर्ड नंबर क्या चाहिए हमें, यूनिट वेक्टर एलोंग ए। तो यूनिट वेक्टर एलोंग ए कितना होगा, तो जो डायरेक्शन कोसाइन मिला है उसमें आई जे के यूज कर लो, यानी कितना 1/2i प्लस 1/√2j प्लस 1/2k, या अगर ये वाला होगा या इसमें लेंगे तो 1/2i प्लस 1/√2j माइनस 1/2k। तो डायरेक्शन सॉरी यूनिट वेक्टर ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। अब क्या चाहिए हमें, तो अब चाहिए वेक्टर ए। तो वेक्टर ए निकालना तो बहुत आसान है, चलो इधर मिटाते हैं। फोर्थ नंबर वेक्टर ए क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड 5 है तो 5 इंटू यूनिट वेक्टर, पहले वाला मल्टीप्लाई किए 1/2i 1/√2j प्लस 1/2k, या अगर वो वाला मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर की जगह पे तो 1/2i 1/√2j माइनस 1/2k, यानी यूनिट वेक्टर ए कितना हो जाएगा 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 5/2i 5/√2j फिर 5/2k, या यहाँ से क्या हो जाएगा 5/2i 5/√2j माइनस 5/2k, ये मिल गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बताया गया था वो समझ में आया होगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक बार में अगर समझ में नहीं आया तो 2 बार देखो 3 बार देखो और क्लियर करो इसको। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।